मिस्टर अमिताभ बच्चन वो पैच यूज करते हैं, कपिल शर्मा पैच यूज करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में रणबीर कपूर काफी फेमस है, सलमान खान। कितने घंटे लगे सहवाग की हेयर ट्रांसप्लांट? 5 घंटे। गुलशन ग्रोवर साहब तो एक्टर है जी। वहां पर क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा आपका हेयर ट्रांसप्लांट का? मिस्टर ग्रोवर से मैंने ये पूछा कि आप क्यों कराना चाहते हो अब। जी। कुछ महीनों पहले दिखा तो धोनी के यहाँ के बाल जो थे वो गायब नजर आ रहे थे, और फिर अभी उन्होंने रिसेंटली एक एड शूट किया जिसमें उनके बाल काफी सिल्की स्मूथ, काफी बड़े, और बहुत अरसे के बाद हमें वो पुराने धोनी वाले बाल दिख रहे थे जैसे एक जमाने में जिसकी मुशर्रफ साहब ने। ये पीआरपी है, ये हेयर ट्रांसप्लांट है, या वो कुछ जुगाड़ है जिसको आपने यूज किया है जिसकी वजह से वो परमानेंट शूट के लिए केवल दिख रहा है? क्या मैस्टरबेशन से बाल झड़ते हैं? मैस्टरबेशन को लेके खासतौर से न सिर्फ हेयर लॉस, बहुत सारी मिथ है। हेयर ट्रांसप्लांट क्या रिस्की है? हेयर ट्रांसप्लांट इज अ सेफ प्रोसीजर। ऐसे नाखून रगड़ने से बाल लौट आते हैं? वैसे नहीं, इतना आसान होता तो फिर तो जेफ बेजोस के भी बाल होते। हेयर ट्रांसप्लांट से लोगों की डेथ की खबरें आई हैं, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में सुनी है कि फलाना लड़का गया हेयर ट्रांसप्लांट कराने, डेथ हो गई। इसके पीछे रीजन क्या होता है? इंडिया में क्वालिटी कमी होना? इंडिया में ही से रिपोर्टेड है डेथ्स, और ये 3 या 4 डेथ्स रिपोर्टेड है। ये सारे हेयर ट्रांसप्लांट के ब्लैक मार्केट में, जहाँ पे डॉक्टर था ही नहीं, सैलून्स में हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। हाथों में आप कंघी करते हैं, बाल टूट कर आ गए, जी। नहा रहे हैं या तकिए के नीचे बाल टूटे हुए पड़े हैं, वो सही टाइम है? बाल गायब हो जाए वो सही टाइम है? हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सबसे सही समय क्या है? कब आपको रियलाइज हो करवाना? से बात हो रही थी। सरसों का तेल गांव में अक्सर लोग कहते हैं कि सरसों का तेल लगाइए तो बढ़िया घने बाल होते हैं, और कई बार लोग उदाहरण देते हैं कि गांव में देखिए लोगों के बाल कम झड़ते हैं, शहरों में ज्यादा झड़ते हैं। तो सरसों के तेल लगाने से बाल वाकई में बचते हैं या ये मिथ है? हेयर ट्रीटमेंट की मेडिसिन लेते हैं तो आपकी सेक्सुअल लाइफ पे फर्क पड़ता है, और लोग कतराते कि नहीं जाएंगे यार हम। महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांट का क्या सिस्टम है, कितने स्टेजेस हैं? सवाल ये कि हेयर ट्रांसप्लांट में पैसा कितना लगता है, और क्या पैमाना है उस पैसे लगवाने का? बाल के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से, टकलेपन के हिसाब से है, और कितना खर्च एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? जाने कहां गए वो दिन जब तुम हम पर जचा करते थे और हम तुम पर फिदा हुआ करते थे। अब तो बस यादें ही यादें हैं, और उन यादों को याद करके हम किलसा करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर, और बदकही या बात कही के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। एक सवाल आपसे भी है कि क्या कभी आपने ये नोटिस किया कि हिंदी फिल्मों में जो गाने होते हैं वो अक्सर जुल्फों को लेकर होते हैं? काली काली जुल्फों, या काली नागिन के जैसे जुल्फों, या शाहरुख खान की वो लाइन कि तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयों को नहीं भूलूंगा मैं, या ये रेशमी जुल्फें, या बादलों में छुप रहा है चांद अपनी जुल्फ की घटा से पूछ लो। ये इसलिए होता है क्योंकि एक जमाने में लोगों का सपना होता था रोटी कपड़ा मकान, लेकिन जब तीनों आ जाती है तो उसके बाद लोग चाहते हैं बाल की दुकान, और जिसको नहीं होती है उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और इंडिया में सेक्स और बाल, मेरा ये मानना है कि इन दो को लेकर सवाल बहुत है, लेकिन अफवाहें उतनी हैं, और आज सारी अफवाहों क्लियर करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर गौरांग कृष्णा है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और शुरुआत वहीं से कि एक सेक्स और दूसरा हेयर, सबको परेशानियां हैं, हर दूसरे घर में लोगों के जहन में सवाल है। चलिए, एक टॉपिक को लेकर तो फिल्म बना दी गई OMG, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी सार्वजनिक तौर पर काफी कुछ कह दिया, लेकिन हेयर को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, लोगों को डर लगता है, लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तो पहला बेसिक क्वेश्चन तो यही है कि कितने ऑकवर्ड सवालों का सामना आप करते हैं एज अ हेयर सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन? नहीं, ये बड़ा मतलब अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि एज अ डॉक्टर हमें लगता है कि सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, सब तो है, बट अभी भी इतने ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन है, और अटपटे, और जो मतलब पेशेंट्स के लिए अटपटे नहीं है, उनका जेन्युइन एक थॉट है ये, लेकिन एज अ डॉक्टर में कई सवाल बड़े मतलब फनी भी, और नहीं तो ये नाखून आप भी रगड़ते हैं? ऐसे नाखून रगड़ने से बाल लौट आते हैं? नहीं, वैसे नहीं, इतना आसान होता तो फिर तो जेफ बेजोस के भी बाल होते। हाँ, मतलब पैसों से, लेकिन पैसों से बाल आ जाते हैं। पैसों से अब बाल आ जाते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में बार बार आता है, जैसे मैं किसी के सामने हेयर ट्रांसप्लांट का जिक्र करते हैं, सो एक बाल कॉन्फिडेंस सबको देते हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट कराने में लोग कतराते बहुत हैं, बहुत कतराते हैं। शायद जहन में डाउट बहुत सारे हैं पैसों को लेके कि पैसे बहुत लगते होंगे, सेफ्टी को लेके अफवाहें बहुत सारी हैं कि डेथ हो जाती है या कुछ और हो जाता है। सो मोस्ट ऑकवर्ड क्वेश्चंस क्या आपने सीखे? उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए, वो हमसे पूछेंगे, लेकिन सबसे बेसिक लोग जब आते हैं आपके पास, तो क्या वो डरे सहमे रहते हैं बात करने के लिए? क्योंकि मुझे लगता है कि सेक्स क्लिनिक की तरह यहां भी लोगों के हाव भाव या चोरी छिपाना कि बताना मत मेरे बाल नकली हैं असली है, ये रहता है। और जो
ऑकवर्ड क्वेश्चन जो है हेयर ट्रांसप्लांट के सबसे कॉमन होता है कि क्या हमें कोई ब्रेन में तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो ये बड़ा ऑलमोस्ट एज इन 50% लोग पूछते हैं कि कहीं हमारे ब्रेन में तो सर पे सर्जरी हो रही है, पेशेंट नहीं तो उनके पेरेंट्स का ये सवाल रहता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ब्रेन तो बहुत डीप है और हमारा जो प्रोसेस है हेयर ट्रांसप्लांट को काफ़ी सुपरफिशियल है। लेकिन ये काफ़ी कॉमन सवाल रहता है कि कहीं ब्रेन में हमारे डैमेज तो नहीं हो जाएगा। और एक दो जो एपिसोड्स हुए हैं एक्सीडेंट्स के हेयर ट्रांसप्लांट में, तो वो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता नहीं, है। तो जो ये हेयर ट्रांसप्लांट से लोगों की डेथ की खबरें आई हैं, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में सुनी है कि फलाना लड़का गया हेयर ट्रांसप्लांट कराने, डेथ हो गई। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? इंडिया में क्वालिटी कमी होना, क्योंकि एक्ट्रेस ने सारे करवा रखे हैं, जी। तो फिर डेथ क्यों होती है? नहीं, तो ये हेयर ट्रांसप्लांट बाय एंड लार्ज बहुत सेफ प्रोसीजर है। तो मेरा ये जवाब है कि देखिए, डेथ्स तो अब कार चला रहे हैं तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बट अगर आप नॉर्मली कार चला रहे हैं तो एक्सीडेंट नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा ड्रग के, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में बेतहाशा होकर चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। फिर भी एक्सीडेंट होगा, गाड़ी टूट जाएगी, बट जान जाना फिर भी बहुत रेयर है। हेयर ट्रांसप्लांट में एग्जैक्टली यही होता है, प्रोसेस बहुत सेफ है। बट जो हमारे जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ही से रिपोर्टेड है डेथ्स, और ये 3 या 4 डेथ्स रिपोर्टेड हैं, ये सारे हेयर ट्रांसप्लांट के ब्लैक मार्केट में, जहाँ पे डॉक्टर था ही नहीं, सैलून्स में हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, जहाँ पे हाइजीन का कोई लेना देना नहीं है, एनेस्थीसिया कैसे देना है, कहाँ देना है, मतलब कुछ देसी नजर भाषा में कहें तो झोला छाप डॉक्टर जैसे हम कहते हैं, Exactly, वैसे ही exactly. हेयर के झोला छाप जी। डॉक्टरों से अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट जी, करवाएंगे जी। तो आपके डेथ चांसेस हैं, अदरवाइज इट्स वेरी सिक्योर। वेरी वेरी सेफ, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि मतलब जो झोला छाप है वो भी बिल्कुल नशे में अगर ट्रांसप्लांट करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट, तभी कुछ इस तरह का हो सकता है। ये बड़ी बात आपने कही, इससे लोगों के जहन में डर खत्म होना चाहिए। लेकिन लोगों के सवाल हमने सोचा, क्योंकि लोगों के मन में झिझक होती है, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। सो अगर किसी आदमी को हेयर ट्रांसप्लांट करवाना हो, और ये बहुत कॉमन सवाल है, हाथों में आप कंघी करते हैं, बाल टूट कर आ गए, जी। नहा रहे हैं या तकिए के नीचे बाल टूटे हुए पड़े हैं, वो सही टाइम है? हम्म। बाल गायब हो जाए वो सही टाइम है? हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सबसे सही समय क्या है? कब आपको रियलाइज हो करवाना है? ये भी बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, और आई एम सो हैप्पी कि आपने क्वेश्चन पूछा। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट पॉपुलर हो गया, लोगों को लगता है कि बस बाल टूटे नहीं कि अब हम ट्रांसप्लांट कराएं। ये गलत है। ट्रांसप्लांट तब कराया जाता है जब बॉल्डनेस आ जाए, कोई एरिया बॉल्ड हो गया, आपका माथा चौड़ा दिखने लग रहा है, आपका यहाँ पे एरिया बॉल्ड हो गया है, तो अगर कोई ऐसा एरिया आपके सर पे बना है जहाँ पे बाल खत्म हो गए, तब ट्रांसप्लांट का टाइम है। थोड़े से बालों के झड़ने के लिए या बालों के पतले होने के लिए ट्रांसप्लांट नहीं होता है, उसके लिए दवाइयाँ या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है, और मैंने कई सारे डॉक्टर से बात हो रही थी। सरसों का तेल, गांव में अक्सर लोग कहते जी। हैं कि सरसों का तेल लगाइए तो बढ़िया घने बाल होते हैं, और जी। कई बार लोग उदाहरण देते हैं जी। कि गांव में देखिए लोगों के बाल हाँ। कम झड़ते हैं, हाँ। शहरों में ज्यादा झड़ते हैं। तो सरसों के तेल लगाने से बाल वाकई में बचते हैं, या इस ये मिथ है? नहीं, ये मिथ है, ये हमारे लिए कल्चरल थिंग है, हेयर ऑयल। तो बाल, जब सरसों का तेल हो, नारियल तेल हो, ऑलिव ऑयल, रोगन, बादाम का तेल हो, इससे हमारी जड़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये श्योर है कि हमारी मम्मी ने बाबा रामदेव के बहुत सारे रोगन बादाम खरीद खरीद के नहीं नहीं, बिल्कुल, मतलब आप कह रहे फर्क ही नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने ये जो विज्ञापन और ऐड देखते हैं कि तेल जड़ों में जाके उसको पोषण दे रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि तेल इतना मॉलिक्यूल इतना हैवी होता है कि वो स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तेल का काम है बालों को कंडीशन करना, चमक लाना, रूखे बालों के लिए तेल है। तो जो हमारा जो है ना सर पे चंपी करना, उससे कुछ नहीं होता। बालों का तेल लगाना है ऊपर ऊपर बालों पे लगाए, वो ठीक है, जिनके रूखे बाल हैं उनको वो लगाएं, लेकिन बालों का झड़ना तेल लगाने से ना बढ़ता है ना कम होता है। फिर मैं इस क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ। गांव देहात में, छोटे शहरों में अक्सर दादी, नानी, मम्मी सरसों का तेल जो है वो चंपी करती हैं, या अब कई लोग कहते हैं कि नारियल का तेल शुद्ध होता, सरसों शुद्ध मिलता नहीं है, या रोगन बादाम या कोई और बादाम के तेल जो आते हैं थोड़े से प्रीमियम हो आते हैं, वो लगाते हैं। तो आप, क्या उनका कोई असर बालों पर होता है या कोई असर नहीं होता है? सो बालों के झड़ने पे चाहे जो मर्जी हम तेल लगा रहे हैं, उसका जीरो असर है, कुछ भी नहीं उसका असर होता है, सिर्फ चमक आती है बालों में। बहुत बहुत शॉकिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग रात को तेल लगाते हैं, सुबह धोने का आता है। ये सबसे बड़ी गलती है कि आप बालों में रात भर तेल लगा के छोड़ेंगे तो फायदा कुछ नहीं है, नुकसान है, डैंड्रफ और फंगस मिलेगा आपको। तो ये एक हमारे लिए कल्चरल चीज है, और अब ये डिबेटेबल नहीं है। ये श्योर है कि ज्यादा तेल लगाने से कोई कुछ भी फायदा नहीं होता है हेयर लॉस पे। तो ये हमारे एक प्रथा चली आ रही है। अब दादियों ने, हमारी दादी, हमारी नानी में भी हमें खूब सारा तेल लगाया है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप कोई सिर्फ तकिया गंदी होगी और कुछ नहीं सिर्फ होगा? तकिया गंदी होगी और फंगस आ सकता है अलग, ये भी नुकसान है उसका उल्टा? नुकसान है, बल्कि जिनको डैंड्रफ इश्यूज हैं, फंगल इन्फेक्शंस हैं, तो वो लोग और तेल लगाते हैं, क्योंकि रूसी झड़ती है, तो और तेल लगाते हैं कि हमारी रूसी ठीक होगी। उससे वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि उससे और फंगस बढ़ता है और आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो तेल लगाने का सही तरीका ये है कि आप ऊपर ऊपर से लगाएं आधे घंटे के लिए, उसके बाद उसको धो लें,
तो जो काम करना है तेल को बालों में चमक लाना, इतनी देर में हो जाता है काम। अच्छा, एक सवाल और, आपने डैंड्रफ का जिक्र किया। डैंड्रफ सर में कई बार हमने कहा पपड़ी जम जाती है जी। और वो बाल टूटने की बहुत बड़ी वजह जी, होती है, और कई जी। लोगों के साथ इतने इश्यूज होते हैं कि वो कोई भी शैम्पू ट्राई करते रहे, 50 चीजें वो दादी नानी के नुस्खे लगाते हैं, वो एक बहुत सीरियस इशू होता है। वो कैसे हम दूर करें? तो ये इस प्रॉब्लम को कहते हैं सेबोरिक डर्माटाइटिस। तो ये अगेन एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें एक सही मेडिकेटेड शैम्पू, अगर माइल्ड है, ज़्यादा है तो कुछ लोशंस आते हैं, एंटी फंगल लोशन, बहुत ज़्यादा है तो एंटी फंगल टैबलेट्स हम लोग यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती प्रॉब्लम, क्योंकि ये फंगस हवा में है। तो हमें आपका जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे डिस्कस करके एक सही ट्रीटमेंट प्लान बना लेना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे आपकी चीज़ें कंट्रोल में हो जाती हैं। इस केस में जो नुस्खे हैं, हमारे पुराने इंडियन नुस्खे हैं, जैसे दही लगा लेना, नींबू लगा लेना, ये सारी काम की चीज़ें हैं, क्योंकि इनके एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये सही है टाइम टू टाइम यूज़ करना ठीक है। इस प्रॉब्लम। अब बाल टूटने लगे, ये सारी चीजें होने लगी, जहन में ख्याल आया कि रोकें कैसे। सो आपके पास मान लीजिए कोई एक लड़का आया जिसके बाल, जैसे मेरे बाल हैं, मेरे बाल अभी गायब नहीं हुए, मेरे बाल काफी हैं, लेकिन डेंसिटी कम हो गई, पतले होने लगे हैं। सो ये बाल हम कैसे बचाएं? क्योंकि फैमिली में भी हमारी एक ट्रेड है कि पिताजी के यहां तक गायब था, जी। दादाजी के गायब था, सो हम ये मानकर बैठे कि 10 साल बाद शायद हमारा भी गायब होगा। तो अगर हमें वो गायब ना करना हो और हमें खूबसूरत दिखना हो, हैंडसम लगते रहना ऑलवेज। हो, तो हम कैसे बचाएं इस बाल को? तो यही सबसे कॉमन रीज़न है जो हमारा हेयर फॉल जिसको हम बोलते हैं बालों का। तो ये मेल पैटर्न हेयर लॉस है जो फैमिलीज़ में चलता है। तो इसमें जो ये हो रहा है, ये जीन्स का और लाइफ़स्टाइल का, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो जीन्स का हम ज़्यादा कुछ अब कर नहीं सकते, लेकिन हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं। तो मतलब फादर हम नहीं चुन सकते हैं। फादर हम नहीं चुन सकते, हमें चुना गया है। तो हाँ, तो ये जीन्स का जो चक्कर है वो थोड़ा-सा चेंज करना मुश्किल है। तो इसलिए जो इसका ट्रीटमेंट है वो चलता रहता है। और इसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, मेडिकल लोशंस होते हैं। आजकल क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट जैसे पीआरपी, एक्सोसोम्स, कई सारे ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, लेज़र्स करते हैं, जिससे बालों को स्टिमुलेशन अब मिलता इसमें भी रहता एक है। क्वेश्चन आया, लोगों के मन में एक डाउट ये है कि अगर आप हेयर ट्रीटमेंट की मेडिसिन लेते हैं हाँ। तो आपकी सेक्सुअल लाइफ पे फर्क पड़ता है, और लोग कतराते हैं कि नहीं जाएंगे यार हम। हाँ, 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 हाँ। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं और ये पार्शियली सच भी है। क्योंकि जो बाल हमारे जा रहे हैं वो हमारे मेल हार्मोन की वजह से जा रहे हैं, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से जा रहे हैं। तो अगर हमें बालों को रोकना है तो हमें इसके लेवल को बॉडी में कम करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग एक दवाई यूज़ करते हैं। तो उसमें 4 से 5% लोगों में आती है प्रॉब्लम। लेकिन अच्छी बात ये है कि दवाई बंद करते ही प्रॉब्लम 1 हफ्ते में ठीक भी हो जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हेयर लॉस रोकने के लिए जो दवा खाते हैं उसको खाने से आप नपुंसक नहीं बन जाएंगे। नहीं बन तो एक जाएंगे। पर्टिकुलर दवाई का पीरियड है जो उस हाँ। पर असर करेगा। हाँ। उसके बाद जब वो दवा बंद होगी, बाल ठीक हो जाएंगे, आपकी हाँ। लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इमीडिएटली बंद करेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि बाल रहें ना रहें, हमारा बॉडी फंक्शन सारे अच्छे चलते रहें। तो अब किस्मत की बात है कि आप 95% ना और कि या 5% में। ब्रेक ले लीजिए हाँ, बंद कि कर थोड़े दीजिए टाइम अगर। हैंडसम दिखना है तो उसके लिए कुछ कुर्बानियां देनी हाँ, पड़ती नहीं, नहीं, थोड़े नहीं। समय के लिए। मेरे हिसाब से वो कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, बाल 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 हमें सो चाहिए कैसे ही। पता लगेगा? मान लीजिए कोई बैचलर लड़का है, हाँ। आपने मेडिसिन के लिए ऑप्ट किया, सो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट उसका नहीं कि हमने कोई मेडिसिन ली, आप कह रहे हैं कि सेक्सुअल लाइफ पर लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट पड़ता है 4-5% लोगों में, हो सकता है शायद ज्यादा पड़ता, 10% तक मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट। सो क्या वो बंदा जिसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, मान लीजिए बैचलर है, वो कंज्यूम करना चाह रहा है, 21 साल उम्र है कि बाल चले जाएंगे, नुकसान है, शादी ब्याह नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट हो जाएगा वो? ये और अच्छी बात ये है कि ये मेडिसिन काफ़ी टेस्टेड है, 30 साल पुरानी मेडिसिन है, बार-बार 10-10 साल पुरानी लॉन्ग स्टडीज़ हो चुकी हैं इसके बारे में। तो लॉन्ग रन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फर्टिलिटी में, स्पर्म काउंट में, बच्चे होने में प्रॉब्लम नहीं है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ सकती है, सेक्सुअल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आती है, और अगर वो बैचलर भी है तो भी एक नॉर्मल मेल को ये पता चल जाता है कि बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही पता चलता है दवाई बंद हो जाती है। तो फिर उसके अल्टरनेटिव क्या है? तो फिर हम लोग नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट पे जाते हैं, जिसके रिजल्ट्स शायद उस दवाई जितने अच्छे ना हो, लेकिन साइड इफेक्ट उनमें नहीं होता। तो उसमें थोड़ा-सा खर्चा भी ज़्यादा लगता है। Okay. तो फिर हम लोग नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट में जाते हैं। आसान शब्दों में ये है कि सबसे अच्छा तरीका वो दवाइयां जो आप बता रहे बेस्ट, मेरे हिसाब से बेस्ट है वो। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, साइंटिफिक। हैं। सस्ता। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर एक मिसकंसेप्शन बहुत है, कुछ लोग यार ऐसे कहते हैं कि यार एक बाल जो है वो 10,000 का लगता है, या इतना बाल लगाओ तो लाखों रुपए खर्च आते हैं, उतना पैसा कहाँ से लाएंगे? सो सवाल ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट में पैसा कितना लगता है, और क्या पैमाना है उस पैसे के लगवाने का? बाल के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से, टकलेपन के हिसाब से है, और कितना खर्च एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले 10-15 साल पहले क्योंकि ट्रांसप्लांट इतने ज़्यादा होते नहीं थे, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, तो कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी। अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, हमारी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है। और अब ये सेलिब्रिटी के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, अब आम इंसान। और क्योंकि बालों को आप देखिए, ये अब
आप खुद इमेजिन करो किसी यंग लड़के में 25 साल के लड़के में बॉल्डनेस आ जाए तो प्रॉब्लम है वो। तो अब इतनी वॉल्यूम हमारे पास आ गई है, एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा आ गई है कि ट्रांसप्लांट काफ़ी हद तक अफोर्डेबल हो गया है। अभी भी महंगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक एवरेज ट्रांसप्लांट में 2 से 3 लाख रुपए अगर आप अच्छी जगह से करा रहे हैं तो ये खर्चा आ जाता है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम वंस या ट्वाइस इन अ लाइफ प्रोसीजर है। तो आप इतना जनरली नहीं, लोग तो कर लेते अब हैं। क्वेश्चन ये है कि हम खबर सुनते थे कि फलाना आदमी, जैसे आज भी क्रिकेट में हम देखते हैं हुँ, कि यहाँ चोट लगी, इंग्लैंड में ट्रीटमेंट कराने पहुंच गए। हुँ, हुँ। सो हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया में क्या इतना सुटेबल है या सिक्योर है कि इंडिया में लोग भरोसा करे करवा सकते हैं, या आज भी जो बड़े लोग हैं वो बाहर करवाते हैं? नहीं, इनफैक्ट तो ये पैराडिम शिफ्ट हो गया है। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत लेबर इंटेंसिव वर्क है और हमारे पास वो डेमोग्राफिक्स हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट एट अ मच अफोर्डेबल कॉस्ट अपने पेशेंट को दे सकते हैं। और इसी वजह से सिर्फ इंडियन पेशेंट, अब वो ज़माना चला गया कि इंडिया के लोग बाहर जाके करवाते हैं। अब बाहर के लोग यहाँ पे आके करवाते हैं क्योंकि उनको वही क्वालिटी, मे बी बेटर क्वालिटी, लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट में मिलती है। और इसी वजह से जो इंडियन हमारे जो संपन्न लोग हैं, जो बाहर जाके करना अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी इंडिया में कराते हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि वही क्वालिटी मिलेगी और अपने घर का आराम मिलेगा। सो अब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा, आपने कहा संपन्न लोग जो हैं वो भी इंडिया में करवा रहे हैं। मुझे तस्वीर दिखाई पड़ी वीरेंद्र सहवाग की। हाँ। अब मेरे जहन में सवाल ये आता है कि वीरू, जिनके पास खूब सारा पैसा है, जी। नाम है, बड़े सेलिब्रिटी हैं, लेजेंड हमारे क्रिकेट के हैं, बिल्कुल। उनके पूरे बाल गायब होते हमने देखे। पहले घुंघराले भी थे, फिर गायब हुए, उसके बाद फिर लौटे, और अब उनके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस भी दिखता है। बिल्कुल। सो वो एक्सपीरियंस कैसा था वीरेंद्र सहवाग का आना, और क्या उन्होंने भी ऐसे बचकाने सवाल किए थे जैसे हम पूछते हैं कि ये तो नहीं हो जाएगा, क्या होगा, कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और उन्होंने कितना पैच करवाया, बालों में करवाया? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं उनका ये सेक्शन खाली है। हाँ, हाँ। देखिए, उनका है कि वो भी काफ़ी डरे हुए थे और जैसे उन्होंने मुझे बताया कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं मैचेस के लिए, क्रिकेटिंग टाइम के बाद भी। ये किस ईयर की बात है? इनका जो मैंने जो किया है वो तो भी 3 साल पुराना है। ओके। बट शुरू से उनको ये प्रॉब्लम रही है, तो काफ़ी ट्रैवल करते रहे वो। तो उनको कभी भी, जैसा कि वो बोलते हैं, कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आया और अपने प्लेइंग डेज़ में वो थोड़े-से अवॉइड भी करना चाहते थे हेयर ट्रांसप्लांट और थिंग्स लाइक दैट। बट जब उनका करियर, अपना क्रिकेटिंग करियर जब खत्म हुआ, बाकी कमेंट्री में आए, तो उन्हें लगा कि इसका कुछ करना चाहिए। बट एज़ पर हिम वो हमेशा कतराते थे इन चीज़ों से क्योंकि उनको लगता था ऐसा कुछ हो नहीं सकता एंड ये सक्सेसफुल नहीं है। आपको कैसे अप्रोच किया उन्होंने? उनके किसी फ्रेंड ने करवाया था Okay. मेरे से, जो जो उसको उन्होंने सहवाग देखा, के? सहवाग के किसी फ्रेंड ने, तो उन्होंने देखा एंड जब उनको देखा तो उनको ठीक लगा वो, तो उनका कॉल आया कि ये क्या हो सकता है। तो क्लिनिक ने को मुझे उन्होंने अपने घर बुलाया कि आप एक बार आके चेक कर लो मेरा। मैंने बोला आप आ जाओ यहाँ पे। बोले नहीं, मैं घर पे आके चेक कर लो। तो मैंने जाके देखा, मैंने बोला ठीक है, हो सकता है, प्रॉब्लम है, बड़ा एरिया है लेकिन हाफ तो हो जाएगा। तो बोलते ठीक है लेकिन आप सोच के करो। तो ये बात बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने कहा कि आप सोच के करो, देख लो हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बताऊंगा दुनिया को, और अगर हो जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होगा तो आपके लिए बहुत बुरी बात है। तो मैंने बोला नहीं हो जाएगा। बोले पक्का। तो उन्होंने उसके बाद भी 6-8 महीने काफ़ी अच्छा, उन्होंने ये सोचा। आपसे कहा कि दुनिया को बताऊंगा कि आपके यहाँ करवाने आया था, हाँ, नहीं कर पाए आप? नहीं कर पाए ये। इसीलिए आपने तो अब तस्वीर लगाई कि हाँ, देखो मैंने देखो कर दिया। हो गया। तो बोले बट नहीं नहीं, सक्सेसफुल है। बोले कि नहीं, मुझे बहुत जगह से बताया गया है कि ये हो नहीं सकता, ये बहुत डिफिकल्ट है, आपका बाल कॉन्डिसिव नहीं है। तो उन्होंने नहीं, हम लोग इस तरह के केसेस करते रहते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर अच्छा, अस। उनके बालों में यहाँ भी इश्यूज हैं, कम बाल हैं या क्या? कर्ली हेयर है, बहुत डिफिकल्ट होता है, जो एरिया जो करना है उसके हिसाब से बाल भी थोड़े से कम थे वीरू भाई के। ओके। तो इसकी वजह से चैलेंजेस तो थे, बट हम लोग अब इतने साल से एक्सपीरियंस है, अच्छा काम है, तो मैंने बोला उनको कि नहीं कोई टेंशन नहीं है, आप करवाओ। तो बोले चलो मैं सोचता हूँ। एक दिन अचानक सुबह, आई थिंक जनवरी का, सर्दियों का टाइम था, अचानक सुबह फोन आया कि मैं गौरांग तुम्हें क्लिनिक में आ रहा हूँ। तो मैं बिजी था, मैंने बोला अरे कैसे? बोले नहीं नहीं बस आ रहा हूँ, अभी अभी कर दो अभी, वरना फिर नहीं होगा। मैंने बोला नहीं कोई नहीं, आप आओ। तो Okay. उनका ट्रांसप्लांट हुआ और धीरे धीरे, शुरू में ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने में टाइम लगता है, 4-5 महीने लगते हैं। शुरू में डरे हुए थे, बट फोर्थ में खुद ही उनका फोटो अपनी उन्होंने भेजी कि अब सही है। सो उन्होंने कहा कितना हेयर ट्रांसप्लांट? उन्होंने हमने ये वाला यहाँ तक का एरिया किया है, ओके। पीछे थोड़ा सा अभी भी पैच है, ओके। तो उसको वो मैनेज करते हैं। ओके, तो आपने दोबारा कहा नहीं क्या वो भी हाई टाइम आ गया, वो भी करवा लीजिए? मैं तो कहता रहता हूँ उनको, मैं तो कहता रहता हूँ। यहाँ पर एक बैट मुझे नजर आ रहा है, ये शायद वीरेंद्र सहवाग का दिया हुआ बैट है। जी, ये वीरू का दिया हुआ बैट है। इसमें उन्होंने, अच्छा ये साइन है, मैं हाँ। दिखाना चाहूंगा, ये सहवाग ने यहाँ पर अपना ऑटोग्राफ साइन किया हुआ बैट जो है ये दिया है, बेस्ट विशेस, और ये उनका बैट है। सो आई थिंक एक ग्रेट मेमोरी रही होगी ये। मतलब मैंने अपने एक फेसबुक पोस्ट में भी डाला था जी। कि जब उनका प्रोसीजर यहाँ हो रहा था तो 3 इमोशंस रन कर रहे थे। एक तो डॉक्टर का, हम लोग हर पेशेंट तुम्हारे लिए स्पेशल होता है, बट वो वेरी वेरी स्पेशल पेशेंट थे। तो एक डॉक्टर का
दूसरा एक सुपर फैन का, हम लोग तो बड़े हुए उनकी बैटिंग को देखते हुए, ऑस्ट्रेलिया में पहली जो बॉल पर चौका, पहली बॉल पे चौका, ऑस्ट्रेलिया के पिछले में सारे आउट हाँ। हो रहे हैं, सचिन आउट हो रहे हैं, गाने गाते गाते छक्के मारना, ये वो सब स्टोरी सुना रहे थे वो अनिल कुंबले का अपने। फर्स्ट 100 ना होने देना, सब पीवीएस लक्ष्मण को आउट करवा देना, बाकी प्लेयर्स को कोसना, सचिन का उनके मुंह में केले ठूस देना कि चुप बैठ। जैसे तेंदुलकर के, मतलब हम लोग जितने बड़े सहवाग के फैन है उतने बड़े सचिन के भी फैन है, तो उनकी भी कहानियां काफी सुना रहे थे। तो अच्छा हाँ, तो एक तो सुपर फैन का इमोशन चल रहा था, और इंडियन, मतलब एक इंडियन हमारे लिए एक वो हेरिटेज है, मतलब I mean, of course, he's a इंडियन legend, no he's a doubt, legend, he's a धरोहर। legend। और तो वो था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, सब कुछ अच्छा चले, जी, तो वो सब तीन इमोशंस रन कर रहे थे। बाकी तो कोई सब अच्छा कहानी रहा। नहीं सुनी आपने? मतलब तो बहुत काफी इंटरेस्टिंग लम्हा रहा होगा कि हाँ, जब मैं क्रिकेटर से मिला तो मैं बहुत सारी कहानियां सुनता था। हाँ। सहवाग ने कुछ सुना है अपने बारे में? मैंने उनसे पूछा था कि आपने ब्रेटली, मतलब मैं खुद एक पेस बॉलर हूँ, तो मैंने बोला अपने सारे पेस बॉलर आप को, खुद क्रिकेट के बहुत मैं शौकीन तो हैं। क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, न सिर्फ देखने का बल्कि खेलने का भी, तो अभी जी। भी चल रहा है वो। मैंने बोला सबसे डेंजरस पेस बॉलर कौन है, मुझे लगा था ब्रेटली, बोले शोएब शोएब अख्तर। अख्तर, हाँ। बोले शोएब अख्तर से ज़्यादा डेंजरस कोई नहीं है। उन्होंने शोएब अख्तर की और 2-3 कहानियां सुनाई कि किस तरह से बाउंसर और क्या उनके बीच में बातचीत चलती थी, और एक किस्सा जो उन्होंने मैंने बाप सुना है इन बाप लोग होता के है। सबके फेवरेट क्रिकेटर बेन स्टोक्स ही हैं। नाम उनका बहुत लेते हैं ये लोग। हाँ, बेन स्टोक्स दिल्ली वालों को वैसे ही प्यार है। दिल्ली वालों को बेन स्टोक्स से अलग अलग एक विराट कोहली पुराना के- प्यार है। तो हाँ, शोएब अख्तर की कहानी सुनाई, जो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मैंने बोला ये बड़ा वैसा स्टेटमेंट था, आपको क्या? बोला नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है, अब हमारे साथ भी ऐसी होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने किस्सा सुनाया था कि जब पहला पहला मैच शायद पाकिस्तान के साथ था, या पहला या दूसरा मैच पाकिस्तान के साथ था, तो सारे प्लेयर्स ने कैसे अफरीदी और इंजमाम कैसे उनको स्लेज करते हुए आए थे, और वो बहुत जल्दी आउट भी हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि पहले हम बड़े तुर्रम खां बनते थे अपने रणजी में, जब इंटरनेशनल गए तब पता चला कि ये लेवल ही अलग होता है, एंड देन फिर उसके बाद नहीं, तो बट सहवाग मास्टर क्लास, मैंने कहीं पढ़ रहा था, मैं उनको सुन रहा था कि शोएब अख्तर की बॉल 150 55 60 आती थी, तो उन्होंने क्या किया, जो 22 यार्ड था उसको 17 18 कर दिया। हाँ, और वही है, कहा कि प्रैक्टिस में स्पीड छोटा तेज कर हो गई, दिया। सो बिल्कुल। उन्होंने शॉर्टकट निकाले। तो यहाँ तो लेकिन शॉर्टकट नहीं निकाला होगा मेरे यहाँ ख्याल पे से। कोई शॉर्टकट नहीं, तो प्रॉपर कितने घंटे लगे सहवाग की हेयर ट्रांसप्लांट? 5 घंटे। और कोई कंप्लेन उसके बाद, कोई शिकायत? नहीं, तो यही तो बात है। तो मुझे लगा भाई वीआईपी एटीट्यूड होगा थोड़ा सा, ये सारी होगा, लेजेंड है, तो बोले कुछ, मैंने बोला दर्द तो नहीं, कुछ नहीं। बोले अरे कुछ नहीं है, हम क्रिकेटर हैं, हम खिलाड़ी हैं, हमें कुछ नहीं होता, आप करो जो करना है। तो एक बार जो मैंने लेटा दिया, ना इधर ना उधर, मैंने बोला ये मॉडल पेशेंट है, तो बड़ा अच्छे से रहा, आराम से रहा। फिर आराम से हमने बिरयानी वगैरह खाई, और ओके, सुपर सुपर। तो अगर वीरेंद्र सहवाग हेयर ट्रांसप्लांट कॉन्फिडेंट होकर करवा सकते हैं, सेलिब्रिटी होकर विदेशों की जगह इंडिया को प्रेफर कर सकते हैं, तो आई थिंक हर इंसान भरोसा हाँ कर सकता बिल्कुल, है। 100%। उनके लिए कोई कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना रसूख की कमी है, और ट्रैवल तो करते ही रहते हैं, दुबई और हर जगह ट्रैवल करते हैं। अच्छा, ट्रैवलिंग में इश्यूज होते हैं? जो लोग जैसे ट्रैवल करते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या मॉडल है या इन्फ्लुएंसर जिसे ट्रैवल करना, शोज करने, सो वहां पे हेयर ट्रांसप्लांट के इश्यूज होते हैं? हाँ, 3-4 दिन हमें अवॉइड करना होता है ये सारी चीज़ें। 3-4 दिन आप आराम से कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहिए, ज़्यादा पसीना, गर्मी, धूल मिट्टी से अवॉइड करना है। उसके शुरू बाद फिर शुरू किया फर्स्ट 3-4 दिनों के लिए, उसके बाद वी आर गुड। अच्छा, एक सवाल मैंने और, क्योंकि बहुत कॉमन सवाल पूछ रहे हैं, कई लोगों में मिथ है कि जो बाल निकलते हैं उनकी केयर अलग से होती है, हाँ। या वो अलग से केयर होती है, या एक बार आपके बाल निकल आए, बड़े हो गए, हाँ। तो वो भी आपके नॉर्मल हेयर की तरह हो गए? उल्टा है, इसमें बिल्कुल केयर नहीं करनी है, क्योंकि सबसे आपकी बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्ग हेयर है। ओके, तो शुरू के 10 दिन आपको केयर करनी है। एक बार ये उग गए तो ना कोई स्पेशल शैम्पू, ना कोई स्पेशल तेल, ना कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हो कि लोगों के मन में मिथ यही है कि उनका ट्रीटमेंट अलग होता है, हाँ। गर्मी में निकलोगे तो हाँ। अवॉइड करना है, हाँ। 24 घंटे एसी में रहना है, बहुत सारे मिथ हाँ, हैं। ये सब पहले 3 दिनों के लिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म में जीरो, कुछ Okay. भी नहीं करना। ये बड़ी बात है, आई मीन दैट्स वेरी सेफ देन। वेरी सेफ। सहवाग का जब मैंने ट्रांसप्लांट किया था, उसके 15 दिन के बाद वो रोड सेफ्टी सीरीज खेल रहे थे ओके, प्रॉपर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये बाल, जैसे मान लीजिए आपने बाल हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया, तो ये भी झड़ते हैं? हाँ, बाल तो दो, यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब कोई पूछता है कि क्या ये बाल झड़ते हैं, तो बाल झड़ना मतलब बाल टूटना, बाल ये टूट सकते हैं और फिर ग्रो, तो बट क्लियर ये फिर से ग्रो हो जाएंगे। तो कॉमन लैंग्वेज में बाल झड़ना मतलब क्या वो एरिया फिर से बॉल्ड हो सकता है, हाँ। अगर अच्छे से किया गया तो वो बॉल्ड दोबारा कभी नहीं हो सकता। यहाँ ट्रांसप्लांट किया, ये एरिया बॉल्ड हो सकता है, Okay. बट ये एरिया बॉल्ड नहीं हो मतलब सकता। अगर मैं अपने यहाँ पर जो गायब वहां या यहाँ बाल लगवाता हूँ कहीं पर भी मैं, तो वो बाल जिंदगी टूटेगा लेकिन फिर उगाएगा, फिर से उगाएगा, वो जिंदगी भर रहेगा। जिंदगी भर। ये बाकी वाले भले गायब हो सकते भले हैं। गायब हो जाए, और ये प्रूवन ये है। इंटरेस्टिंग है काफी। हाँ, और ऐसे पेशेंट आते हैं कि भाई ट्रांसप्लांट कराया 10 साल के बाद, फिर एक नया एरिया बॉल्ड हुआ, एक सेकंड ट्रांसप्लांट भी बट करवा वो लिया। एरिया वैसे ही रहेगा। वैसे ही रहता है। तो मैं आपको कुछ फोटोज भी दिखाऊंगा जो आप दिखा सकते हो,
वो बिल्कुल क्लियर कट। आई मीन दैट्स वेरी गुड देन, क्योंकि आधे लोगों में मिथ इसी बात का है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं या साल भर में चला जाएगा या उसकी केयर अलग तरीके, तो ये सारी अफवाहें ये हैं। सारी अफवाहें हैं, ये बिल्कुल टोटली मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अच्छे से किया जाना चाहिए। हाँ, वो मतलब इसीलिए एक्चुअली इसीलिए इतना झोला पॉपुलर भी हो झोला गया। छाप डॉक्टर झोला छाप को अवॉइड करना चाहिए और क्वालिटी एंड सेफ्टी, बट इसीलिए पॉपुलर भी हो गया है ट्रांसप्लांट डिस्पाइट बीइंग सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एग्जैक्टली, बस यही बात है। अच्छा ठीक है, आपके यहाँ और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हम जगह जी। गुलशन ग्रोवर साहब शायद आए जी, थे, जी। तो गुलशन ग्रोवर साहब तो एक्टर जी। है, वहां पर क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा आपका हेयर ट्रांसप्लांट का? और मैं ये सवाल मेरे मन में भी है कि बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, चाहे वो गुलशन ग्रोवर हो या वीरेंद्र सहवाग हो, उनमें कितने चेंजेस आए एज अ ह्यूमन बीइंग की? उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पहुंचा, पहले कहाँ था, या क्या रिएक्शन थे अपने आप को निहार कर? देखिए, तो मैं भी वैसे मिस्टर ग्रोवर से मैंने यही पूछा कि आप क्यों कराना चाहते हो? अब तो ठीक है, यू आर एट अ सर्ट, एज हाँ आप 50 प्लस हाँ, होंगे वो। वो ये सुन के बड़ा, मैंने मेरे सर से पूछा था आपकी क्या एज है, बोला ये मत पूछ, एज क्या है ये नहीं पूछना। मैंने बोला नहीं सर क्यों जरूरत है? बोला यार अपने अपने शौक के लिए है, एंड अभी जाता हूँ तो थोड़ा सा बहुत टाइम लगता है, बालों को सेट करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं, एंड नहीं अच्छा लगता है, तो जब मैं करवा सकता हूँ व्हेन आई एम फिट, तो व्हाई नॉट? मैंने बोला यस एब्सोल्युटली दैट इज ट्रू। तो जब उन्होंने कराया, और अभी तो मैं सर के साथ, मिस्टर ग्रोवर के साथ काफी कनेक्टेड भी हूँ, तो टाइम टू टाइम वो मुझे मैसेज इसमें करते एक क्वेश्चन रहते भी हैं। है कि क्या कोई सर्टेन एज है जहां तक ये आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? कोई सर्टेन एज नहीं है। द ओल्डेस्ट जो मैंने किया है वो है 71 ईयर ओल्ड। एक ऑस्ट्रेलियन आए थे मेरे पास, तो मैंने उनसे पूछा था तो क्यों करा? मतलब मैं अपनी शादी के पहले अपने पापा के बाल पूरे देख सकता हूँ? इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि कई कई लोग जैसे पहले ज्यादा लोग कराते हैं अपनी शादी के लिए ट्रांसप्लांट, हाँ। बट अब कई पेरेंट्स आते हैं कि मेरे बेटे की शादी है, उसके पहले मुझे बाल चाहिए। हाँ, तो आई मीन ही इज 55, तो उनके लिए कोई रिस्क नहीं है? कोई रिस्क नहीं है, आप फिट होने चाहिए। तो एंड फिटनेस का पैमाना क्या है? हमारे डायबिटीज अगर है वो कंट्रोल में होनी चाहिए, हमारा Okay. ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए, थायराइड विद इन लिमिट होना चाहिए, Okay. कोई बहुत एक्टिव डिजीज आपको उस समय इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, यू आर Okay. फिट। तो हम लोग पूरे वो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, एंड इफ द पेशेंट इज फिट, तो 60 हो 70 हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. तो वही 71 ऑस्ट्रेलियन का मैंने पूछा था, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो मुझे लगा ओल्ड है ये, मैंने पूछा क्या एज है, बोले 55। मैंने बोला नहीं 55 तो नहीं लग रही है, क्या एज है? तो बोला चलो ठीक है, पासपोर्ट दिखाया, आई एम 71। तो मैं बोला आप क्यों कराना चाहती हो, ऑस्ट्रेलियन? बोला उससे आपको क्या है, मेरा शौक है। मेरा शौक है, मेरा पैसे दे रही हूँ मैं। पैसे बस मुझे कराना है। मैंने बोला फेयर इनफ, फेयर इनफ। तो बोला मेरा शौक है, तो यार दैट्स फाइन, या आप अपने लिए कर रहे हो ये। ओके, तो आप उनसे ही बराबर चार्ज करते हो या रिस्क वाले थोड़ा बढ़ा देते हो? नहीं नहीं हमारा वो नहीं है, रश आवर वाला सिस्टम नहीं है, Okay. जो है वो है। ओके, सुपर सुपर सुपर। तो एक हेयर ट्रांसप्लांट कितना टाइम लगता होगा? एवरेज हमारे टेक्निक में हम लोग कुछ चीज़ें फर्क करते हैं, निकालना मतलब एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन दो प्रोसेस होते हैं, वो साथ साथ चलता है। ओके तो हाफ टाइम में हमारा ट्रांसप्लांट होता है, टिपिकली 4.5 से 5 घंटे का एक प्रोसीजर होता है। ओके, अब मैं कई सारे सवाल, क्योंकि आज हम लोग लिखवा कर लाए थे, लोगों से हमने एक्चुअली सवाल जी। अपने सोशल मीडिया पर डाला था कि आपके जहन में हेयर को लेकर कोई सवाल हो, तो कई सारे सवाल है। जैसे एक सवाल था कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या एक ही टेक्निक है या कई और टेक्निक है, और ऑल्सो सवाल ये था कि साइड इफेक्ट होते हैं इस प्रोसीजर के, कुछ ना कुछ तो होते होंगे। तो हेयर ट्रांसप्लांट में बाय एंड लार्ज 2 टेक्निक्स हैं। एक होता है FUT, जिसको स्ट्रिप सर्जरी कहते हैं, थोड़ा सा इन्वेजिव प्रोसीजर है, और आजकल फेमस हो गया FUE, जो जिसमें ज़्यादा कट्स और चीरे नहीं लगते, आसान हो जाता है। साइड इफेक्ट मतलब लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है, जो लोगों को जनरली लगता है कि ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाएगी, या स्किन कैंसर हो जाएगा, या हमारी आंखों नर्व्स में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या बहुत महीनों तक पेन होने वाला है, या 4 दिन के लिए ही लेकिन बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन पहले वीक में आपको माइल्ड पेन हो सकता है, माइल्ड स्वेलिंग आ सकती है, जिसके लिए पेन किलर आप लेते हो, सिंपल पेन किलर। हेयर ट्रांसप्लांट क्या रिस्की है? हेयर ट्रांसप्लांट इज अ सेफ प्रोसीजर, 0 रिस्क। क्या हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट सोल्यूशन है? हेयर ट्रांसप्लांट जिस एरिया में ट्रांसप्लांट किया गया है उस एरिया के लिए परमानेंट सोल्यूशन है। ठीक है, और आप पेशेंट को ये भरोसा कैसे दिलाएंगे? ये तो सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक डोमेन में है ऑलरेडी, इस पे काफ़ी स्टडीज़ हो चुकी हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कुछ नया 5 साल पुराना ट्रीटमेंट नहीं है, 1983 से हेयर ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, लास्ट 10 ईयर में ज़्यादा पॉपुलर हो गए। और सबसे बड़ी चीज़ है साइंस। जब ये एरिया बॉल्ड नहीं होता, तो जहाँ पे ये बाल गए हैं वो एरिया भी दोबारा बॉल्ड नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ये बाल इस्तेमाल करते हैं आप? हाँ, ये पीछे वाले बाल, बॉडी क्योंकि के ये टकला बाल, नहीं होता। क्योंकि अच्छा, इसमें loss बहुत कॉमन सवाल है, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कौन कौन से बाल का इस्तेमाल करते हैं आप? बॉडी में कहाँ कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? ये सवाल बहुत लोगों के मन में होता है। तो जो भी रूट्स परमानेंट जिसको हम बोलते हैं, सबसे कॉमन है सर के पीछे वाला एरिया, बियर्ड का एरिया, फेशियल बियर्ड का एरिया, और बॉडी हेयर, जिनमें बॉडी हेयर थिक है, ये सारे बाल हेयर ट्रांसप्लांट में यूज किए जाते हैं। नहीं, क्योंकि इंडिया में हमने देखा है ना, कई लोगों का सर छोड़ के बाकी सब जगह बाल होते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों का रीजन सेम है, मेल हार्मोन सेंसिटिविटी। यहाँ के बाल जाएंगे
और यहाँ के बाल बढ़ते जाएंगे। यहाँ दाढ़ी घनी है, हाँ। पीठ पे, हाथों हाथ पे, में, हर जगह कान बाल पे, नाक पे, सब भरे पड़े। सो वो सारे ही बाल इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ, मतलब जिनमें लेंथ आए, जिसमें जिन बालों में लंबाई आए, वो बाल इस्तेमाल कर ओके, सकते हैं। सुपर, ठीक है। अब एक सवाल है पीआरपी को लेकर। हेयर ट्रांसप्लांट तो लास्ट सोल्यूशन हो गया कि आप का सर का एक हिस्सा टकला हो गया, अब वहां पर बिल्कुल वो सफा मैदान है, अब वहां पर हम हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं अपने बॉडी के बालों से। उसके पहले एक टर्म बहुत एक्टिव सुनाई पड़ता है, पीआरपी। जी। लोग कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव है पीआरपी। जी। पीआरपी क्या होता है, क्यों इतना इफेक्टिव है, और क्यों आप लोग कहते हैं कि तेल लगाने की जगह या अंडा या बाकी जितने भी आप दादी नानी के नुस्खे हैं उनसे ज्यादा पीआरपी करवाइए, जो सेफ भी है और ज्यादा इंपैक्टफुल भी है। तो पीआरपी है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें आपके पेशेंट के खुद के ब्लड के ग्रोथ फैक्टर हम लोग निकालते हैं। एक प्रोसेस होता है हमारा, उससे हम उसके ग्रोथ फैक्टर निकालते हैं। शीशी से खून निकाल लिया आपने? हाँ, खून निकाला, उसको एक मशीन में चलाते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है, फिर उसमें से हमें ग्रोथ फैक्टर मिलते हैं, और इन ग्रोथ फैक्टर्स को सर पे जहाँ पे बाल पतले हो रहे हैं वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाता है। इनका काम होता है जो आपके बालों के आसपास जो स्टेम सेल्स हैं उसको बेटर करते हैं। तो पीआरपी इज अ पार्ट ऑफ नॉन सर्जिकल मेडिकल हेयर लॉस ट्रीटमेंट, जिसमें हम दवाइयाँ, लोशन और पीआरपी यूज करते हैं। और अगेन पीआरपी भी काफी पुराना, 10 साल से तो काफी यूज हो रहा है। पीआरपी का फायदा क्या है? पीआरपी से बालों में थिकनेस आती है, थोड़ी सी हेयर फॉल कम होता है, और हेयर थिनिंग जो हो रही है वो हमारी रुकती है। लेकिन पीआरपी, यही एक बताना चाहूंगा, पीआरपी मेन ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें जो दवाई हम डिस्कस कर रहे थे वो मेन ट्रीटमेंट है। पीआरपी एक एड ऑन है, जो कि एक बहुत अच्छा एड ऑन है। लेकिन पीआरपी से बाल उगते नहीं है, पीआरपी हाँ। से बाल आपके जो हाँ। है ऑलरेडी हाँ। वो मजबूत होते हैं, टूटना कम होता है, हाँ। झड़ना कम होता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो बाल उगनी, बाल इनफैक्ट बाल उगने का इस समय कोई तरीका नहीं है। ट्रांसप्लांट में भी हम कहीं और के बाल कहीं और लगा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा एरिया है, मतलब नई रूट्स अभी बनने का कोई साइंस अवेलेबल नहीं है। तो नहीं। पीआरपी से भी बॉल्डनेस का ट्रीटमेंट नहीं है, पीआरपी बॉल्ड ना हो जाए उसका ट्रीटमेंट। अच्छा, हम कई सारे टीवी में ऐड देखते हैं जिसमें दिखाते हैं कि फलानी एक्ट्रेस, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, वो तेल के दिखाती हैं कि तेल सर में लगाया, जड़ों में जा रहा है, हाँ। अंदर से घने काले बाल निकल रहे हैं, जबकि उनके पतिदेव पूरे टकले हैं। हाँ। ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेस हमने देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके खुद की फैमिलीज में लोग बॉल्ड हैं और वो करते हैं। सो क्या तेल से या कोई दादी नानी के नुस्खे से कुछ अंदर जाता है, या सिर्फ वो टीवी तक का खेल है जो चमक में दिखाई पड़ता है? नहीं, वो जो ग्राफिक है वो टीवी का खेल है, कि वो बालों में जाके ऐसे पोषण बन रहा है। तो नॉर्मल जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं इससे कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे आयुर्वेदिक ऑयल हैं जिसमें अनियन है, जिसमें मेथी है, जो बेसिकली हम उनको बोलते हैं इरिटेंट, जिसे लगा के हल्की सी इचिंग पैदा हो तो उससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे थोड़ा सा बालों में इंप्रूवमेंट मिल सकता है। तो आयुर्वेदिक तेल टोटली यूजलेस नहीं होते हैं, लेकिन जो ऐड हम देखते हैं कि नारियल तेल पोषण दे रहा है, वो टोटली इट्स नॉट ट्रू। और ये जो आजकल एक नया ट्रेंड चला है 10 साल से, एलोवेरा, हर चीज में एलोवेरा, कि एलोवेरा लगाइए आपके बाल घने हो जाएंगे, एलोवेरा हर चीज में। बाबा कहते हैं कि ऐसा करने से बाल होता है, या बाबा कहते हैं एलोवेरा लगाओ तो होता है, लोग फॉलो भी करते हैं दिल से। बट एज अ मेडिकल साइंस डॉक्टर, आप, क्योंकि वो आपको कंडेम करते हैं कि आप लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, बट हम आपसे सवाल पूछते हैं कि उसमें कितना है, क्योंकि हम दर्शकों को दोनों ऑप्शन देना चाहते हैं। आप किस पर भरोसा करते हैं वो उनका फैसला है। लेकिन जो ये बातें आती हैं कि एलोवेरा लगाने से, या खासतौर पर ये वाला, बीच में एक समय आया था कि हर आदमी ऑफिस में बैठा ऐसे नाखून कर रहा है, तो इनसे कोई असर होता है बालों पे? नहीं, तो ये मैं जब बोलूंगा तो आई एम श्योर हमें बहुत लोगों को अच्छा नहीं, आई बी रफलिंग अ फ्यू फेदर्स, अच्छा नहीं लगा लोगों को। लेकिन देखिए, यहाँ पे कोई नर्व है ही नहीं। सच जरूरी है, सच जरूरी है कि यहाँ पे नाखून में कोई नर्व्स नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो उससे कुछ भी नहीं होना, ना कहीं ब्लड फ्लो बढ़ना है, ना नाखून में कोई नस है ही नहीं जिसकी जड़ें कहीं और जा रही हो। तो ये तो बिल्कुल यूजलेस है। और एलोवेरा का अपना काम है, दिल को खुश करने दिल को खुश करना है, गालिब अच्छा का ख्याल है, अच्छा है। टाइम पास करिए, अच्छा है, ऐसे मजा आएगा। लेकिन ऐसे बालों पे एक्चुअली या किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट आपने देखा ये बहुत लोग करते ही, जेन्युइनली पूरे पूरे दिन करते रहते हैं कि बाल निकल आएंगे इससे। बैठे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं लोग, कर रहे हैं इसको, पॉपुलर है, ये पॉपुलर है, तो करने में कोई नुकसान नहीं है, आप करें। इसका क्या 1% भी लॉजिक नहीं है? कोई लॉजिक ही नहीं है ना, नेल है, नेल पे कोई नस ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, ये रिंग की नसें यहाँ जाके ऐसे जाती है, ये नेल है, डेड टिश्यू है, केराटिन है, इसमें लाइव टिश्यू नहीं है, तभी तो आप नेल काट लेते हो, आपको कुछ फील तो नहीं फिर होता। क्या वजह है जो ऐसी अफवाहें फैला दी गई? अब आई मीन ये- दैट्स ह्यूज। लोगों को मैंने सालों साल ये करते देखा है। करते ही ये लोग करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ना देखा जाता है और ना साइंटिफिक इसका कोई रीजन है। एलोवेरा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो आपके बालों में इचिंग है, सर पे डैंड्रफ है, तो आप एलोवेरा लगा सकते हैं, ठीक ठाक होता है। नहीं, एलोवेरा भी कौन सा इंपैक्टफुल, वो जो पेड़ से सीधे काट के हम लगाते हैं, हाँ। या जो वो पाउच में आता है वो भी उतना इंपैक्टफुल होता है? नहीं, प्योर लगाया तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, अनलेस आपको उससे एलर्जी हो रही हो। लेकिन अच्छा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। Okay. लेकिन एलोवेरा या कुछ भी
या कुछ हमारा भी कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी मैजिक कुछ भी नहीं करता है। जो प्रॉब्लम यही है कि हम लोग कई सारे ट्रीटमेंट को एज अ मैजिक प्रमोट कर देते हैं, वो गलत है, मैजिक नहीं है। आसान शब्दों में, अगर एक लड़का कोई आपको देख रहा है जिसके बाल टूटने शुरू हुए हैं, अभी नया नया बाल टूटना शुरू हुआ है, वो अपने बालों कैसे बचाए? देखिए, जैसे मैंने बताया था कि जीन्स और लाइफस्टाइल का रोल है, तो लाइफस्टाइल तो आपके हाथ में है। हम अपना फादर नहीं चुन सकते, लेकिन हम कैसे हैं वो तो हम जरूर चुन सकते हैं। हाँ। तो लाइफस्टाइल हमारे हाथ में है। तो हमारा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन रिच डाइट, बालों के हिसाब से बता रहा हूं मैं। आयरन रिच डाइट हो, प्रॉपर उसके अंदर प्रोटीन हो, ओमेगा 3 ओमेगा 6, मतलब आप हरी पत्तेदार चीजें खाइए। ये तो मेरे जैसे लोग जो पनीर पे या छोले पे या चाप पे टिकते हैं उनका उनका ठीक है, परी मिल रहा है। जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खा पाता नॉनवेज, लेकिन जो अंडा खा सकते हैं वो अंडा खाएं, जो अंडा नहीं खा सकते हैं वो हर तरह के छोले, राजमा, दाल, हफ्ते में 1-2 दिन सोया, पनीर, ये सारी चीज़ें लें। हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में कई बार हम सिर्फ आलू और रोटी पे रहते हैं, तो ये इतना न्यूट्रिशियस नहीं है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 ओमेगा 6, जो फिश खा रहे हैं बहुत ही बढ़िया, जो फिश नहीं खा पा रहे हैं हर तरह के सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, अखरोट, ये सारी चीज़ें लें जिससे ओमेगा 3 ओमेगा 6 मिले। विटामिन ए, जो भी येलो चीज़ें हैं, गाजर, पपीता, येलो बेल पेपर्स, तो ये सारी चीज़ें लें जिससे उनको विटामिन ए मिले। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे शैम्पू वाले ऐड करते हैं कि हमारा शैम्पू जो है, आजकल तो बड़े बड़े एक्टर्स भी तड़क हम्म, तड़क करते रहते हैं, वहां पे काफी सारे एड्स आते हैं, हाँ, उनके गायब रहते हैं। बट डैंड्रफ एक बहुत कॉमन समस्या है, जी, और विंटर्स में खासतौर पर बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। तो डैंड्रफ क्यों होता है और डैंड्रफ को कैसे हम दूर कर सकते हैं? क्योंकि कई बार आप सारे शैम्पू लगाते हो, उसके बाद भी काम नहीं करता, और डिसाइड कैसे करें कौन सा शैम्पू लें? क्योंकि हर आदमी कह रहा है यार हमारा वाला सबसे बढ़िया है, हाँ। बड़ा ब्रांड फलाने का एड वो एक्टर कर रहा है, उसका वो एक्टर कर रहा है, डिसाइड कैसे करें? देखिए, शैम्पू सारे सेम होते हैं, अगर आप सबके इंग्रेडिएंट देखेंगे सब में वही इंग्रेडिएंट है। तो ऐसा जो नॉर्मल आप ऐड देखते हैं, एंटी हेयर लॉस शैम्पू या वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू या कलर बचाने के लिए ये पर्टिकुलर शैम्पू, लड़कों के लिए ये शैम्पू, लड़कियों के लिए अलग शैम्पू, ऐसा कुछ होता नहीं है। शैम्पू शैम्पू है, साबुन है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वेरी करता है। लिफाफा चेंज करके बेच रहे हैं। लिफाफा मतलब ये तो एडवर्टाइजिंग है। अब टूथपेस्ट हम कोई सा भी यूज करें, जो हमें अच्छा लगता है हम वो यूज करेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज सब कुछ सिमिलर होता है। आसान शब्दों में कान यही है, हाँ। चाहे इधर से घुमा के पकड़े, इधर से पकड़े, बात हाँ, बराबर। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके प्राइस ब्रैकेट में आपको सही लगता है, जो फील गुड जो उसमें आपको मिला, आप उसको यूज करें। देन देर आर मेडिकेटेड शैम्पू जिसके अंदर दवाई है, तो वो डैंड्रफ के लिए अलग है, वो स्कैल्प सोराइसिस के लिए अलग है, जो आपको एक डॉक्टर बता सकता है। तो शैम्पू से मेरे हिसाब से तो कोई ये फर्क नहीं पड़ता। जो दवाइयों की आप बात करें या डैंड्रफ वाला शैम्पू है, ये डॉक्टर से बात करके लें हम, हाँ। या फिर जैसे मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो आजकल तो मेडिकल स्टोर वाले भी वो भी ज्ञानी आधे हैं, डॉक्टर ही हैं। सारे ज्ञानी हैं, उनको हर तरह की हाँ, दवाइयां हाँ, पता हाँ, है। हाँ, हाँ। सो जो वो रिकमेंड करे उससे ले। नहीं, कोई जो चीज़ मैं पॉडकास्ट से बता सकता हूँ, अगर आपको डैंड्रफ है तो कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। अगर पहले उसको ट्राई कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता है तो फिर डॉक्टर के पास आ जाएं, ये आप कर सकते हो। या फिर आपका नंबर तो हम दिखा ही रहे हैं, नाम दिखा ही रहे हैं, आप कांटेक्ट कर बहुत सकते ही हैं। बढ़िया। अच्छा, तेल को लेकर भी यही सवाल मेरे मन में कि तेल का क्या असर होता है? कौन सा तेल? तेल तो आपने हालांकि कह दिया कि तेल केवल शाइनिंग के लिए। शाइन के लिए जो भी, अगेन उसमें जो आपको अच्छा लगता है। मेरा पर्सनल फेवरेट होता है कोकोनट ऑयल। मैं कभी कभी कोकोनट ऑयल लगाता हूँ आधे अपने घंटे बालों के में, लिए, लेकिन सर आधे घंटे के लिए मैंने हटा देता हूँ उसको। ज्यादा रहा तो फिर तो काउंटर प्रोडक्टिव है। लेकिन आपको जो भी तेल अच्छा लगता हो, बादाम का तेल, सरसों का तेल, जो अच्छा लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, सरसों तो हालांकि अब ओरिजिनल लोग कहते हैं अब नहीं मिलता नहीं, मिलता। इसलिए बादाम को हाँ। लेके ठीक है। अब कई सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जैसे है कि लोग सर में रोज अंडा, मेहंदी, फिश ऑयल का तेल लगाते हैं, क्या इससे फायदा होता है या ये मिथ है? नहीं, तो इससे अंडा और किसी भी तरह के ऑयल से अच्छी चिकनाई आ जाती है बालों में। जो स्किन की भी जो ड्राइनेस है वो चली जाती है, तो यूजलेस नहीं है, लेकिन हेयर फॉल, हेयर लॉस के लिए यूजलेस है। ओके, एक सवाल है कि कई लोगों की लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी होती है, हम्म, मेंटेन्ड होते हैं, वर्कआउट करते हैं, टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, अच्छी है डाइट लेते हैं, लेकिन फिर भी सर टकला है। हाँ, यही तो जीन्स है, क्योंकि अपने अपना फादर सही नहीं चुना। तो जेनेटिक 80% रोल जीन्स का है। मम्मी से शिकायत करनी चाहिए फिर, या आपकी मम्मी से ही वजह शायद हो। हाँ, You never know. कहीं से भी हो सकता है। तो वो मतलब वो आप कुछ नहीं कर सकते अब उसमें। बट तो इसलिए अगर आप में बॉल्डिंग जीन है और बाकी सब कुछ भी सही है, फिर भी धीरे धीरे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर लाइफस्टाइल अच्छा है तो प्रॉब्लम देर से आएगी। ओके, मतलब उसमें आपकी जीन्स का इश्यू लाइफस्टाइल अच्छे से थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। बस। अच्छा, दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लाइफस्टाइल या जीन? जीन्स, जीन्स एनी डे। जैसे कि सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी बॉल्डनेस आ रही है, क्योंकि 80% रोल जेनेटिक्स का है। और कई लोगों के बुढ़ापे तक यहाँ तक बाल भरे और पड़े कई होते लोग हैं। हैं चाहे जितनी मर्जी सिगरेट पी लो, बाल बढ़िया है। हाँ, उन्होंने फादर अच्छा चुना था। गर्मियों में ड्राई स्कैल्प का सोल्यूशन क्या है? तो ड्राई स्कैल्प अगर है तो एक
स्किन टेंडेंसी है, ड्राइनेस है, तो आप जो शैम्पू यूज़ करें वो माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, जिसमें आज हम लोग उसको बोलते हैं नॉन सोपी शैम्पूज़, और वही 30 मिनट्स के लिए ऑयलिंग कर लें, जिससे आपकी ड्राइनेस में आपको मदद मिल जाएगी। ओके। एक तस्वीर अभी बहुत वायरल हो रही थी महेंद्र सिंह धोनी की। हुँ, हमने देखा जी। कुछ महीनों पहले दिखा तो धोनी के यहाँ के बाल जो थे वो गायब नजर आ रहे थे, और फिर अभी उन्होंने रिसेंटली एक एड शूट किया जिसमें उनके बाल काफी सिल्की स्मूथ, काफी बड़े, और बहुत अरसे के बाद हमें वो पुराने धोनी वाले लंबे बाल वाले, दिख रहे हाँ, थे, जैसे एक हाँ, जमाने में हाँ, जिसकी मुशर्रफ साहब ने तारीफ की हाँ, थी हाँ, कि हाँ। तुम अपने बाल मत कटवाना। सो ये पीआरपी है, ये हेयर ट्रांसप्लांट है, या वो कुछ जुगाड़ है जिसको आपने हाँ, हाँ, यूज किया है हाँ, जिसकी वजह से वो परमानेंट शूट के लिए केवल हाँ। दिख रहा है? देखिए, जो मेरा केस है ट्रांसप्लांट का, तो रिजल्ट आने में साल भर लगता है, तो वो नहीं है। लेकिन ये भी बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि जैसे मेकअप के लिए अब ये सारे हमारे एक्ट्रेस काफ़ी कुछ अब सामने आ चुकी हैं कि जो कैमरे पे दिख रहा है, वो कई बार रियल नहीं है। तो उसको आप अपना आइडियल मत बनाइए। तो बालों में भी वही कहानी है कि बालों के लिए भी बहुत सारा मेकअप अवेलेबल है, जो आप ज़रा-सा भी यूज़ कर लोगे, तो आपके बाल बहुत अच्छे दिखने लगेंगे। लेकिन शैम्पू करते ही एक वो वो निकल कुछ जाता है। पाउडर जैसे डालते पाउडर आता है, उसको हेयर फाइबर्स कहते हैं। ओके, तो वो पाउडर आता है, वो आप स्प्रिंकल करके कर लो, तो आपकी सारी बाल्डनेस छिप जाती है। और बाल घने घने लगने लगते हैं बाल और घने ढक घने जाता लगते है। हैं, सब कुछ सो ढक क्या जाता है। धोनी ने वही शायद हो फोटोशूट सकता पे, है, मोस्ट प्रॉब्ली, प्रॉब्ली। क्योंकि आप कह रहे हैं कि हाँ, ट्रांसप्लांट 3 महीने में तो 3 नहीं महीने दिखता, नहीं आता, टाइम लगता है उसके अंदर, और ओके, बालों को लंबा होने में और टाइम लगता है, और उनके तो बाल काफी लंबे दिख रहे थे, बहुत ही अच्छे। और पीआरपी से नए बाल आते नहीं। नहीं। ओके, सो जो कैमरे पे दिखता है वो नहीं। धोनी के फैंस के लिए आप ऑफेंड मत होइएगा, सिर्फ हम आपको एक फैक्ट चेक रियलिटी बता रहे थे। ठंडे पानी से बाल धो या गर्म पानी हाँ। से, ये बहुत होता है खासतौर पर ठंड में हुँ, जब आप कुरकुरा रहे हो। हुँ। और मेरे मन में ये भी सवाल आता है कि यार चलो ठंडा पानी, हमारे यहाँ कहते हैं कि लोग ठंडे पानी से बाल दो, गर्म से मत दो, हुँ, बट जो ठंडी जगहों पर रहते होंगे वो हुँ, तो गर्म पानी नहाते होंगे, उनका हुँ, रोज का हुँ, होगा, हुँ। सो उनके बाल कैसे बचते होंगे? क्या इसके पीछे का लॉजिक हाँ, है? तो ये फैक्ट यही है कि ठंडे पानी से ही धोना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से जो हमारे नेचुरल ऑयल्स हैं वो निकल जाते हैं, बालों में ड्राइनेस आती है, डैंड्रफ बढ़ सकता है। लेकिन फिर हमें प्रैक्टिकलिटी भी देखना है कि अब बालों के थोड़ी सी ड्राइनेस के लिए अब जान थोड़ी दे देंगे। तो ठीक है, तो जो सबसे कम गर्म हो, जिसको हम गुनगुना या ल्यूकवार्म वाटर बोलते हैं, आप उससे अपना हेड वॉश करिए। ओके, और कितने दिनों पे हमें शैम्पू करना चाहिए? एज नीडेड। तो एटलीस्ट 2 हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर करना चाहिए। जैसे मैं इंडोर पर्सन हूँ, तो मैं हफ्ते में 3 बार फिर भी करता हूँ, क्योंकि बालों में ऑयल आ जाता है। लेकिन जो बहुत फिजिकली एक्टिव हैं, जिम कर रहे हैं, जिनका स्कैल्प बहुत ऑयली है, पसीना बहुत आ रहा है, तो हर दिन भी शैम्पू कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि ज़्यादा शैम्पू करने से बाल चले, तो ज़्यादा शैम्पू करना नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप दिन में डेली भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं फिर है। ये डिसाइड कैसे होगा प्रोडक्ट अच्छा कौन सा है? तो स्टार को देख के, नहीं, ब्रांड देख के? नहीं, वो खुद ट्राई करके जज करना So, होगा। आपको अगर मैं कुछ रिकमेंड आ- एक जनरल हाँ, बात करो, अगर जनरल करना हो एक हुँ, अफोर्डेबल, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, हुँ। सो उसमें हम क्या देखें, किस तरह का शैम्पू हम देखें? हाँ, तो देखिए, आजकल हम लोग रिकमेंड करते हैं नॉन सोपी क्लेंजर्स, जिसमें सल्फेट फ्री जिसको बोलते हैं, तो सल्फेट और सोडियम केमिकल्स कम होते हैं। और एक चीज़ आप पीएच देख सकते हो, जो नॉर्मल जो साबुन होते हैं, चाहे वो शैम्पू हो, वो एल्कलाइन होता है, जबकि हमारी बॉडी, हमारा हेयर एसिडिक है। तो पीएच 5.5 आप देखिए। और एक और चीज़ देखना चाहते हैं, पैराबेन फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री, तो इसी को माइल्ड शैम्पू कहा जाता है, सल्फेट एंड पैराबेन फ्री एंड पीएच ऑफ 5.5। ओके, एक सवाल और है कि बाल झड़ने की स्टेज कितनी है? हुँ, मतलब जैसे कैसे पता लगे कौन सी स्टेज हमारी है? हुँ। क्या इनकी भी स्टेज होती है? हाँ, तो इसमें जनरली 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेज माने जाते हैं। आप उसको 2 फिंगर गया तो स्टेज 1, 4 तो स्टेज 2, और धीरे-धीरे ऐसे ही बढ़ता है। तो अगर किसी की फुल बाल्डनेस है, तो हम उसको ग्रेड 6 बोलते हैं। अर्ली थोड़ा-सा रिसेशन हो रहा है, तो हम उसको ग्रेड 1 बोलते हैं। तो ग्रेड 1 टू 6 मेल पैटर्न, जो लड़कों का गंजापन है, और देन लड़कियों में भी हेयर थिनिंग, हेयर फॉल और वॉल्यूम लॉस होता है। तो उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो वो देख के हम बताते हैं कि भई आपको आपकी स्किन कितनी दिख रही है, आपकी मांग कितनी खुल गई है, उसके हिसाब से ग्रेडिंग होती है। बाल पकते क्यों हैं? जैसे मेरे बाल अभी हुँ, इस बीच में मैंने देखा कि हुँ, सडनली बहुत सारे हुँ, वाइट होने लगे। हुँ, हुँ, सो स्ट्रेस वजह होती हुँ, है, आपकी साइकिल, स्लीप हुँ। साइकिल मैटर करती है, आपका खान पान मैटर करता है, या एज फैक्टर है, या पिताजी मैटर करते हैं? हाँ, सब कुछ मैटर, इसमें 3 मेन फैक्टर है। एक तो मेन जेनेटिक्स है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर आपकी लेकिन मेरे पिताजी के एक बाल काले सफेद नहीं हाँ, हुए, तो मेरे क्योंकि इसी उम्र में सफेद होने तो लगे। इसके लिए 3 फैक्टर हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, फैमिली में चल सकता है। ओके, सेकंड, डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हमारे डाइट में कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो हमने अभी डिस्कस की, उसकी वजह से जब हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो हमारे जो ब्लैक सेल्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, तो वाइट होने लगते हैं बाल। और फिर अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा लेते हो, तो फिर ब्लैक होने लगते हैं बाल। तो ये होता है। तीसरा, स्ट्रेस, और चाहे वो स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस हो, स्लीप साइकिल नहीं हो, और जैसा आपके केस में ज़्यादा पैसा जब आने लगे, तब भी बाल वाइट होते हैं। ओके, ठीक है। तो लेकिन बाद में ठीक हो सकते हैं? बाद में ठीक हो सकते हैं, मतलब चांसेस तो हैं। ओके, ठीक है, वो उसके लिए हम आपको पकड़ेंगे। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि
कुछ लोगों ने कहा कि जब हम कुछ वाटर बॉटल जो बाहर से मंगाते हैं, मैं नाम नहीं हाँ, लूंगा, हाँ। कि फलानी मिनरल वाटर से हम बाल धोते हैं, हम्म। सो हमारे बाल बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट आते हैं, हम्म, स्मूथ सॉफ्ट हाँ, मजेदार रहते हैं। हाँ। लेकिन जब वही हम नॉर्मल पानी या टैप वाटर यूज करते हैं तो बहुत ही रूखे रूखे हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, टूटने जैसे लगते हैं। तो ये क्या लॉजिक है, ये सच है या? ये पार्शियली सच है, क्योंकि अगर हमारी सप्लाई में बहुत ज्यादा खारा पानी है, हार्ड वाटर है, हाई ऑन जैसे नोएडा टीडीएस, में जैसे नोएडा में है, नोएडा कई कई जगह ऐसी हैं पॉकेट जहाँ पे बहुत ही ज्यादा खारा पानी है, तो उससे नमकीन पानी, ओके। तो उससे बाल रफ हो जाते हैं, और रफ होते हैं तो टूटते भी इजली हैं। तो आपका जो मिनरल वाटर है उससे थोड़ा सा कम खारा है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं रिकमेंड करता हूँ मिनरल वाटर, क्योंकि वो भी मिनरल वाटर है, वो भी हल्का सा नमकीन पानी है। तो अगर आपकी सप्लाई में बहुत ज़्यादा खारा पानी है तो आप वाटर सॉफ्टनर यूज़ कर सकते हैं, या आरओ का पानी, वैसे आरओ इतना मतलब पानी बहुत वेस्ट होता है, तो आप नॉर्मल सॉफ्ट वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसी थोड़ा पे सा काउंटर फर्क होता है। क्वेश्चन है कि क्या अगर हम अपने घर का आरओ का पानी केवल बाल धोने के लिए इस्तेमाल करें तो वो हमारे बाल टूटने में फायदेमंद रहेगा? थोड़ा सा अगर आपके सप्लाई में खारा पानी है तो आपको थोड़ी सी मदद मिल सकती है। ओके। बस प्रॉब्लम, मैं नहीं रेकमेंड करता हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं बोलता हूँ फिल्टर्ड पानी यूज़ कर लो, क्योंकि वैसे ही टीडीएस कम हो जाता है। आरओ में पानी की वेस्टेज इतनी ज़्यादा है कि एक मग बनाने के लिए आपने कितना सारा पानी वेस्ट कर दिया, तो वो इकोलॉजिकली इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं वो करें। ओके। प्रोटीन लेने से हेयर फॉल पर कितना असर होता है? प्रोटीन अच्छा है बालों के लिए, तो अगर आपकी डाइट में अच्छा प्रोटीन है तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट प्रोटीन लें। बट यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक्सेसिव वे प्रोटीन, तो प्रोटीन का ये मतलब नहीं है कि वे के पाउडर हम लेते जा रहे हैं, तो एक्सेसिव वे प्रोटीन से हेयरफॉल बढ़ सकता है। तो अगर आप जिम कर रहे हैं और वे प्रोटीन लेना चाहते हैं तो आप ट्राई करिए कि 30 ग्राम से ज़्यादा वे प्रोटीन पर डे न लें। तो ऐसी स्टडीज हैं जिसमें देखा गया है एक्सेसिव वे प्रोटीन से हेयरफॉल बढ़ सकता है, मतलब डोले आ जाएंगे लेकिन लेकिन बाल जा सकते हैं। लेकिन कहीं पर और चिकनापन दिखाई पड़ने फिर लगेगा। दोनों का ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं फिर। हाँ सही बात। नहीं वैसे आजकल फॉरेन में देखा है काफी बॉल्ड एक्टर्स हैं जो काफी वायरल हैं। वो तो कुछ तो मुझे पर्सनैलिटी को बॉल्डनेस ज़्यादा सूट करती है। हाँ, विन डीजल मेरे Absolutely. फेवरेट एक्टर्स में से हैं जिन काफी हाँ। पसंद आते हैं। कई और कॉमन क्वेश्चन से हम बाल कटवाने जाते हैं तो अक्सर सलून वाला कहता है कि सर हर बार इनफैक्ट सभी से कहता है, आप 150 रुपए के बाल या 200 के बाल कटवाते हैं तो कहता है सर ये 500 वाला स्पा करा लीजिए। हाँ, हाँ। जितनी आप जाएंगे उसको उसी रेशियो पे बढ़ा दीजिए जितनी अच्छी जगह जाएंगे आप। जी। सो वो उससे फर्क पड़ता है कि आपके बाल बच जाते हैं, आपके बाल टूटेंगे नहीं, मजबूत हो जाएंगे, इससे फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हेयर स्पा एक फील गुड चीज़ है कि आप कराओ, आप रिलैक्स होके मसाज होगा, आपको मज़ा आएगा, बालों की सुगंध अच्छी आएगी कुछ देर के लिए, लेकिन इससे बाल हेयर फॉल में, और हेयर उसके खाते प्रॉब्लम में पैसा जाएगा। पैसा भी जाएगा, आपको मज़ा आएगा, उन पे पैसा जाएगा। बट सच में ऐसा है? क्योंकि हर जितने भी आप हेयर वालों के यहाँ जाएंगे सभी आपसे कहते हैं आप सर आप स्पा करा लीजिए, हाँ। दो राउंड करवा लीजिए, एकदम बाल फर्स्ट क्लास हो ऐसा जाएंगे। कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप उस लिहाज से करा रहे हैं तो अपने पैसे बचाइए। मतलब सिर्फ दिल को गालिब का ख्याल अच्छा है। हाँ भाई, हेयर लॉस पेशेंट तो ऐसा है कि अब जो कुछ सलाह दे दे वो तो मान ही लेता है। आई मीन ये थोड़ा शॉकिंग है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मुझसे कहा गया था, ये नए लड़कों का बहुत सारा सवाल है, क्या मैस्टरबेशन से बाल झड़ते हैं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि मैस्टरबेशन को लेके खासतौर से न सिर्फ हेयर लॉस, बहुत सारी मिथ है, कमजोरी आ जाती है और इम्पोटेंसी आ जाती है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैस्टरबेशन इज एज नॉर्मल एज सेक्स, जितना नॉर्मल सेक्स है उतना नॉर्मल मैस्टरबेशन है। फील गुड। तो आप मैस्टरबेशन और हेयर लॉस का कोई भी रिलेशन नहीं है अनलेस आप एक अलग लेवल पे चले गए हो। मतलब अति किसी चीज अति कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज कोई भी, और ये बहुत कॉमन यंग लड़के जो 16-17 साल के लड़के जो मेरे पास आते हैं, काफी ये नहीं पूछते तो हैं। क्या ये सिर्फ इसलिए उड़ा दी क्योंकि उसी टाइम बाल भी टूटते रहते हैं शायद? मे भी एक शायद वो हो, क्योंकि वही एक एज होती है हेयर थिनिंग और हेयर लॉस की भी। और लेकिन ये मतलब मीडिया में और इंटरनेट पे ये लेट्स से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है मैस्टरबेशन को लेके, कि मैस्टरबेशन से वीकनेस आ जाती है, और मे भी पहले से चल गई हो, लोग अपने बच्चे नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे मैस्टरबेट करें किसी यंग एज से, तो शायद वहाँ पे एक डिस्करेज करने के लिए से चाय पीने से काले हो जाओगे। हाँ। तो ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मे बी वहाँ पे कुछ शुरू हो गई हो जिससे वो धीरे धीरे ओवर द ईयर्स ये बढ़ बिल्ली गया। रास्ता काटी क्रॉस करोगे तो कुछ शक अब हाँ, वही सुपरस्टिशंस तो अब सब कोई जवाब नहीं है, हाँ। बट मैस्टरबेशन से एक्चुअली कोई लिंक नहीं है हेयर लॉस का। दैट्स ह्यूज, ये बहुत बड़ी बात है। क्या खाएं तो बाल झड़ने कम हो सकता है? तो हमारे डाइट में अभी हमने वही डिस्कस किया था, प्रोटीन अच्छा हो और विटामिन ए, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओके। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, आजकल हमने देखा है कि यूथ में स्पेशली सारे बाल जो हैं वो कलर करवा लेते हैं।
लाल, पीले, नीले, गुलाबी और अलग अलग तरह से हाईलाइटिंग, हाँ हाँ हाईलाइट हाँ करवाते हैं और काफी लोगों को कूल लगता है, काफी हाँ लोगों को छपरी लगता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इससे इतर एक सवाल लोगों के आम आम इंसान के मन में आता है कि क्या हाईलाइट करवाने से बालों पर असर पड़ता है? तो बालों की रूट पे कोई असर नहीं पड़ता, तो बाल का झड़ना या गंजेपन पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो बाल पे कलर लग रहा है, और पर्टिकुलरली अगर आप लाइट करवा रहे हो, उसमें क्या होता है, पहले ब्लीच किया जाता है, फिर कलर चढ़ाया जाता है। अगर आप ब्लैक हेयर को ब्लॉन्ड करवा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उससे बालों की क्वालिटी, जो उस समय जो बाल था जिस पे कलर लगाया गया है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब होती है, रूखा आता है, उसकी ब्रेकेज इजिली हो जाती है। बट अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं अपने पेशेंट्स को मना नहीं करता हूँ, अगर आपको उससे खुशी मिलती है तो आप करवा लीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत डैमेज होता भी है तो 4-5 महीने बाद वैसे ही नए बाल आ जाने मतलब हैं। ऐसा नहीं कि बाल आपके बिल्कुल ही झड़ने शुरू हो ऐसा जाएंगे, कुछ टूट भी नहीं जाएंगे, है, खत्म हो हाँ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, बस एक ही मैं मना करता हूँ, रीबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग ज़्यादा ना कराएं, उससे एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखा जाता है, ओके। क्योंकि उससे बालों की क्वालिटी खराब होती जो है। गर्म गरम फिर भी कभी कभी चल जाता है, जो पार्लर में रीबॉन्डिंग करवा लेते हैं बिल्कुल, वो थोड़ा सा डैमेजिंग है बालों के लिए। ओके। सर्दियों में डैंड्रफ के लिए क्या करें? सर्दियों में एक तो वही शैम्पू करने से आधे घंटे पहले ऑयल लगा लें, उससे आपका काफ़ी आपको रिलीफ मिल जाएगा। घरेलू उपचार में आप लेमन और दही का एक मास्क बना के वो लगा सकते हैं, और ज़्यादा हो जाए तो कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज़ करें, नहीं तो ये आए। दही मट्ठा नींबू काम करता है? थोड़ा बहुत डैंड्रफ में तो काम करता है बिल्कुल। ओके। एक और ऑप्शन हमने देख रहा था कि जो आजकल लोगों में एक ट्रेंड चला है पैच लगवाने का। हम्म सो पैच लगवाना, अगर आप टकले हैं, हम्म आपके बाल नहीं हम्म है, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, हम्म सेफ ऑप्शन है, चीप ऑप्शन है, हम्म या हेयर ट्रांसप्लांट करना हम्म शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से? तो अगेन कई लोगों को लगता है कि हेयर वीविंग हेयर ट्रांसप्लांट सेम है, दोनों अलग है। हेयर वीविंग हेयर पैच है, और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जिकल है। दोनों के अपने फायदे नुकसान होते हैं। तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिल जाए, जो नेचुरल रहे, जो अच्छा दिखे, तो वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट आता है। कई लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं, हमें इंस्टेंट चेंज चाहिए। कई लोगों में हेयर ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके मेडिकली वो फिट नहीं है, या जितने डोनर एरिया रेसिपिएंट एरिया में मिसमैच है, तो फिर उसमें विग सही होता है। बट पर्सनली स्पीकिंग, जो मुझे लगता है, हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आता है नेचुरल खुद के बाल का, वो एक अलग लेवल का आता है। पैच में आपको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, हर महीने खर्चा है, हर 6 महीने में आप पैच चेंज कर लेते हो, तो अगर हम 5-10 साल में देखें तो पैच में ज़्यादा खर्च होता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देना, कौन कौन से एक्टर्स आपकी नजर के आप बेहतर पहचान सकते हैं, पैच वाले हैं या हेयर ट्रांसप्लांट वाले हैं? सेलिब्रिटी, उससे क्या है, लोगों को पता लग जाएगा, हाँ एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा पहचानने में। हाँ, क्योंकि जहाँ तक लगता है मिस्टर अमिताभ बच्चन वो पैच यूज़ करते हैं, मिस्टर कपिल शर्मा पैच यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे एक्टर हैं जो पैच यूज़ करते हैं, तो ठीक है, और बिकॉज जो हेयर ट्रांसप्लांट वाले हैं? हेयर ट्रांसप्लांट में रणबीर कपूर काफ़ी फेमस हैं, सलमान खान का हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी पॉपुलर हो रखा है, ये लोग का हेयर ट्रांसप्लांट और इनके इफेक्ट काफी अच्छे हैं। अब सामने है। एक एक सवाल मेरे मन में और आता, कई लोगों ने कहा कि आजकल एक नया ट्रेंड चला, आगे की लाइन जो है वो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लीजिए लाइन करने के लिए, क्योंकि वो दिखाई पड़ती है। बिल्कुल। उसमें अगर आप हाँ पैच तो चोरी हाँ पकड़ी हाँ, आती है, चोरी पकड़ी आती और है, हाँ पीछे के जो बाल हाँ आपके हैं हाँ वहां लोग पैच लगवा हाँ, लेते हैं। और ये बहुत स्मार्ट होता है, पर्टिकुलरली जिनमें बॉल्ड एरिया बहुत बड़ा है, ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, जिनको हर जगह घना, और उनको हर जगह घनापन चाहिए, तो ये बहुत स्मार्ट आइडिया होता है कि आप फ्रंट में ट्रांसप्लांट करा लें जिससे नेचुरल लुक आए, और पीछे एक पैच पहन लें। उससे मेंटेनेंस तो है, लेकिन आपको वो घनापन मिल गया जो सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट शायद आपके केस में ना दे पाए। और सामने वाला पहचान भी नहीं पाएगा कि ये नकली बाल है, असली बाल है। बिल्कुल, ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ये। ओके, एंड आई थिंक काफी लोग इस पे जा रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए काफी लोगों के बाल, अब आपको एक्टर्स इसीलिए टकले नजर नहीं आते हैं, आम लोग ज्यादा टकले नजर आते हैं। अब बॉल्डनेस इज नॉट, अब वो मजबूरी नहीं है, इट्स अ चॉइस। तो अब ओके, इट्स अ चॉइस, ये अच्छी बात है। तो लोग आपके पास जो आते हैं, अब क्या वो कॉन्फिडेंट होते हैं? क्योंकि मैंने यहाँ देखा तमाम सेलिब्रिटीज इस बात को एक्सेप्ट करने में परहेज नहीं कर रहे कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। नहीं, अब इट्स नॉट अ टैबू एनीमोर। अब क्या टैबू कहाँ है, अब तो इतना पॉपुलर, इतने अवेयर हो गए सारे। और जैसे आप कोई भी बीमारी का आप करवाते हो, आप हेयर लॉस के लिए भी करवाते हो, इसमें कोई टैबू या छिपाने वाली बात नहीं है। उसमें महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांट का क्या सिस्टम है? कितने स्टेजेस हैं, कैसे बाल झड़ते हैं? क्योंकि आमतौर पर हम मानते हैं कि महिलाओं के बाल रहते हैं, जी। पुरुषों के चले आते हैं, जी। महिलाओं के रहते हैं। हाँ, क्योंकि मेल हार्मोन कम है, तो इसलिए लेडीज फीमेल्स में बॉल्डनेस रेयरली आती है, रेयरली, इसलिए ट्रांसप्लांट भी बहुत रेयर है फीमेल्स के लिए। हम लोग जनरली करते हैं जिनका पैदाइशी चौड़ा माथा है, या जो बहुत टाइट पोनी बांधती हैं, धीरे धीरे माथा चौड़ा हो गया, उनमें नई हेयर लाइन बनाने के लिए, जिसको हम लोग फोरहेड शेपिंग बोलते हैं, उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी सक्सेसफुल है लेडीज़ में। बट वो जो हेयर लॉस के लिए रेयरली नीडेड होता है,
लेडीज के अंदर हेयर नहीं, ट्रांसप्लांट। बट मैंने कई सारी महिलाओं को देखा है जिनकी चोटी बहुत पतली सी हाँ होती है, हाँ काफी कहती हैं हाँ एक जमाने में बड़े हाँ घने बाल थे, हाँ अब हाँ मुट्ठी भर बाल मुट्ठी बचे बार, हैं। तो उसमें दवाइयाँ की जाती है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि बाल इंप्रूव हो जाएं। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ उस एरिया के लिए है जहाँ पे बाल नहीं है। बाल पतले हैं, बालों को मोटा करना है तो हमें दवाई करनी है। तो महिलाओं में जैसे इस बीच में देखा, मेरी मॉम को देखा, उनको इश्यूज हुए कि यहाँ उनके बाल काफी कम होने लगे, उन्हें लगा सडनली नोएडा का पानी या क्या रहा। सो वो बाल ट्रीटमेंट के थ्रू आएंगे, ट्रांसप्लांट के थ्रू आएंगे, मेडिसिन के थ्रू आएंगे? उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी रूट्स होंगी जो चली गई हैं, वो Okay. अब नहीं आएंगी, लेकिन इतने सारी रूट्स हैं, जैसे आप मैम की बात कर रहे हो, तो वो हम लोग दवाई देंगे तो वो रूट्स थिक हो जाएंगी, जिससे उनको काफी इंप्रूवमेंट लगेगा अपने ओवरऑल बालों में। लेकिन लेडीज के अंदर ट्रांसप्लांट बहुत बहुत सर्टेन पिक्युलर सिचुएशंस में ही किया जाता है। ये प्याज का रस वस काम करता है? थोड़ा बहुत, लेकिन जितना हाइप बना दिया गया है इतना नहीं है। आप इस पर डिपेंड मत बनिए, लेकिन जो कर सकता है उसको जरूर करना चाहिए। 2-3% रोल है। ओके, दुबई में, यूएसए में या इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट कराना हो, कहाँ कर पाए? दुनिया इंडिया करा रही है। इंडिया फर्क कितना पड़ता है इनकम कॉस्ट पैसों के वाइज? कॉस्ट में तो इंडिया में मैं कहूंगा कि 20% ऑफ द कॉस्ट जो आप किसी यूएसए, दुबई या यूके में दोगे, क्वालिटी वाइज मतलब अगर वहां 10 लाख दे रहे हो तो यहाँ 2 लाख रुपए दोगे? एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट इतना। काफी डिफरेंस ह्यूज है। ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि हमारी डेमोग्राफिक्स, हमारा जो लेबर फोर्स है वो इस तरह की है कि हम लोग कम कॉस्ट और में कर क्या लेते हैं। इंडिया का जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो यूएस के मुकाबले सेफ है? सेफ्टी वाइज दोनों जगह अच्छा है, Equal सेफ है। वहां भी है, सेफ यहाँ भी है। रिजल्ट जो हम लोग देखते हैं अब, इंडिया के हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट एक नेक्स्ट लेवल आता है। अभी हमारी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो पहली बार इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट की हो रही थी, उसमें हम लोगों ने अपना रिजल्ट शोकेस किया, इंडियन डॉक्टर्स ने अपना रिजल्ट शोकेस किया, एंड दे वर अमेज्ड कि ये भी हो सकता है, इस तरह का रिजल्ट आ सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो डॉक्टर्स बाहर से आए थे, यूरोप से, यूएसए से, दुबई से आए थे, दे वर रियली हैप्पी एंड अमेज्ड टू सी द वर्क दैट इंडियन डॉक्टर्स आर डूइंग। मतलब दोबारा हम कह सकते हैं तेरे जुल्फों की? 100%। ओके, कोई मैसेज आप देना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे सवाल आएंगे लोगों जी। को, आप जाते आते कोई मैसेज अपना हमारे फैंस को, व्यूअर्स को देना चाहते हो? तो एक तो ये है कि अगर आप में हेयर लॉस हो रहा है व्यूअर्स, तो टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन से ये और बढ़ता है। और अब काफ़ी अच्छे और रिलेटिवली सेफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपको अपने बालों का कंसर्न है तो आप डेफिनेटली एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से परामर्श ले सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। बॉल्डनेस अब कॉमन हो गई है, कई लोग अपने बच्चे अपने हेयर लॉस को, अपने बॉल्डनेस को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपका कैरेक्टर, आपकी एजुकेशन और आपका करियर वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी ओवरऑल हेल्थ कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बालों से। और अगर आप ऑब्सेसिव हो जाएंगे तो मेंटल हेल्थ, मैंने देखा है कि आजकल काफ़ी बच्चे मेंटल हेल्थ इशू आ रहे हैं बिकॉज ऑफ हेयर। तो इतना आप सीरियसली ना लें बालों को। कई बार एक्सेप्टेंस भी अच्छी चीज़ होती है, और जब आपको लगता है कि नहीं, इट्स अ कंसर्न, जैसे बताया कि बॉल्डनेस इज अ चॉइस, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल है, ग्रेट फॉर यू। अगर आप अनकंफर्टेबल जैसे है, अक्षय खन्ना ने नहीं करवाया या रजनीकांत ने नहीं करवाया, दे आर कंफर्टेबल, तो दैट्स द बेस्ट, आप दैट्स ग्रेट। बट अगर आपको लगता है कि ये कंसर्न है, तो देर आर सोल्यूशंस अवेलेबल जो कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट और अच्छी सेफ्टी के साथ आप करवा सकते हैं। और अगर आपसे कांटेक्ट करना तो कैसे करें? तो बस हमारी डिटेल नीचे आ रही है, सो भी आप हमें वेबसाइट के थ्रू, फोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। Thank you, और thank you, उम्मीद है कि बालों को लेकर जितने भी सवाल जवाब होंगे वो आपके मिल गए होंगे। अगर कोई सवाल आपको लगता है कि अभी भी रह जाते हैं और वो सवाल हमने नहीं पूछे हैं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। हम कोशिश करेंगे कि एक और सेगमेंट हम कभी देर सवेर करें जहां पे वो सवाल हम पूछें जो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में आए थे। बाकी डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल हमने नीचे दे दी है, और हमारे साथ भी आप जुड़े रहिए, ऐसी तमाम हस्तियों से आपको मिलाते रहेंगे और बहुत सारी बात है जो कहते जाएंगे बतकही के अगले एपिसोड में। नमस्कार।